नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर हम पहले के वीडियो में हमने जो लास्ट परिभाषा लिखी थी जाति की प्रचलित परिभाषाएं, ठीक है। जातियों की जो प्रचलित परिभाषाएं वो उनके बारे में हमने लिखी थी, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो था वो अंतरजातीय वर्गक, ठीक है। अंतरजातीय वर्गक है नेक्स्ट टॉपिक है आपका या पॉइंट है। तो हम इसके अंदर देख लेते हैं कि एक ही जाति के कुछ सदस्य सूक्ष्मतम संरचनात्मक विस्तृतताओं, जैविक, रासायनिक तथा आनुवंशिक लक्षणों में उसी जाति के अन्य सहपादपों से कुछ भिन्न हो सकते हैं। इन विभिन्नता वाले पादप समूह को क्या कहते हैं? अंतरजातीय वर्ग कहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि मान लो कि कोई अगर पहले से जो प्लांट है, ठीक है, तो लगभग उसके 1 साल 2 साल या 3 साल तक तो उस पादप के अंदर सामान्य लक्षण ही रहे, लेकिन इसके बाद में जैसे कि अचानक किसी पादप के अंदर कुछ आनुवंशिक लक्षणों के कारण उनके अंदर जो उनकी जो जाति है उनके अंदर क्या हुआ है? परिवर्तन, ठीक है। तो उस परिवर्तन के अंदर उस पादप के अंदर अचानक से कोई परिवर्तन आता है तो उसे क्या कहते हैं? अंतरजातीय वर्ग कहते हैं या अंतरजातीय वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई प्लांट है, ठीक है, या मान लीजिए कि कोई मक्के का प्लांट है, ठीक है, मक्के के प्लांट है तो उसके अंदर अचानक से एक भुट्टे के साथ साथ या दो भुट्टे बन गए, या फिर उसका एक भुट्टा छोटा हो, एक भुट्टे के अंदर ज्यादा बीज भरे हो और एक के अंदर कम भरे हो, तो मान लीजिए कि उस भुट्टे के अंदर क्या हो गया? परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आया कि एक भुट्टे के अंदर दाने या उसके बीज होते हैं वो ज्यादा है और एक के अंदर कम होते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बात करते हैं या इसी के अंदर हैं। तो इसी के अंदर कुछ पॉइंट है, हम देख लेते हैं कि इसका पहला पॉइंट जो है वो जीव प्रारूप या बायोटाइप कह सकते हैं, ठीक है। जीव प्रारूप या बायोटाइप, ठीक है, बायोटाइप। तो दूसरा पॉइंट है आपका इसके अंदर परिप्रारूप या इकोटाइप, ठीक है। परिप्रारूप या इकोटाइप, ठीक है, इकोटाइप, परिप्रारूप या इकोटाइप। तीसरा पॉइंट है आपका अनुकूल या इकोफेंस, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका अनुकूल या इकोफेंस, ठीक है, इकोफेंस। इसके बाद में है चौथा पॉइंट है आपका किस्म, ठीक है, किस्म या प्रजाति, ठीक है। और पांचवा पॉइंट है आपका अन्य, ठीक है। तो अंतरजातीय वर्ग के अंदर हमने पहला पॉइंट देखा तो जीव प्रारूप यानी कि बायोटाइप, परिप्रारूप या इकोटाइप, अनुकूल या इकोफेंस, और किस्म जैसे कि कौन कौन सी वेराइटी के बीज है उसके आधार पर, और अन्य, ठीक है, अन्य यानी कि अदर्स। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि पहला पॉइंट जो है आपका जीव प्रारूप या बायोटाइप, इसकी हम परिभाषा लिख सकते हैं पर जीव प्रारूप या बायोटाइप, ठीक है, प्राकृतिक रूप से समान वातावरण में पाए जाने वाले एक ही जाति के पादप, ठीक है। प्राकृतिक रूप से समान वातावरण में, ठीक है, क्या होता है? प्राकृतिक रूप से समान वातावरण में पाए जाने वाले क्या होते हैं? पाए जाने वाले एक ही जाति का
समूह, एक ही जाति का समूह जिसके सदस्यों को क्या कहते हैं, आनुवंशिक संगठन समान, क्या होता है, आनुवंशिक संगठन को आनुवंशिक संगठन समान, लेकिन सूक्ष्म जलवायु एवं अन्य प्रभाव के कारण लक्षण मामूली भिन्न होते हैं। ठीक है, आनुवंशिक संगठन समान या क्या होता है कि सूक्ष्म जलवायु, ठीक है, आनुवंशिक संगठन समान लेकिन सूक्ष्म जलवायु में क्या होता है, भिन्नता आ जाती है। ठीक है, सूक्ष्म जलवायु में भिन्नता हो जाती है या होती है, भिन्नता होती है, तो क्या कहते हैं हम इसे, तो उसे हम जीव प्ररूप कहते हैं। ठीक है, जीव प्ररूप कहते हैं। तो प्राकृतिक रूप से समान वातावरण में पाए जाने वाले एक ही जाति का समूह क्या होता है, जिसके सदस्यों को आनुवंशिक संगठन समान लेकिन सूक्ष्म जलवायु यानी कि जलवायु के अंदर थोड़ा सा भी अगर परिवर्तन आता है तो उस जीव के अंदर लगभग बहुत सारे परिवर्तन आने या आते दिखते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, जीव प्ररूप या बायो टाइप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना पारिप्ररूप या इकोटाइप। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था पारिप्ररूप या इकोटाइप। ठीक है, इसके अंदर हम देख लेते हैं, ये एक ही जाति के विभिन्न वातावरण में उगने वाले ऐसे भिन्न पौधे होते हैं जिनमें विभिन्नताएं आनुवंशिक रूप से स्थापित होती है। विभिन्नताएं जो होती है उनके क्या होती है, आनुवंशिक रूप से स्थापित होती है। तो ये जो इकोटाइप पद है या इकोटाइप जो शब्द दिया था वो किसने दिया था, टूरेस सर ने दिया था। कब दिया था, 1929 में दिया था। ठीक है, टूरेस सर ने दिया था 1929 के अंदर। ठीक है, तो ये जो पारिप्ररूप है या इकोटाइप है, तो इसके अंदर जो पूर्व वातावरण के अंदर उगने वाले जो पादप होते हैं उनके अंदर जो ऐसी क्या भिन्नता होती है जिनमें विभिन्नताएं आनुवंशिक रूप से स्थापित होती है, यानी कि आनुवंशिक रूप से पहले से ही स्थापित होती है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम देख लेते हैं कि अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन या इकोफेंस। ठीक है, अनुकूलन या इकोफेंस। अगला पॉइंट है अपना अनुकूलन या पारिज। ठीक है, अनुकूलन या पारिज, इसके अंदर हम देख लेते हैं कि एक ही जाति के पादपों में विभिन्नता पारिस्थितिक परिस्थितियों में उगने वाले जो पादप होते हैं, उगने वाले पादप है, उनमें परिवर्तन कहाँ होता है, उनके कुछ गुणों के अंदर परिवर्तन होता है। ठीक है, उनके जो कुछ गुण होते हैं उनको अंदर परिवर्तन होता है। ठीक है, तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि एक ही जाति के पादप, एक ही जाति के पादप परिस्थिति या परिस्थितियों में, ठीक है, परिस्थितियों में
परिस्थितियों में उगने वाले उनमें कुछ गौण अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ गौण अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक ही जाति के पादप पारिस्थितिक परिस्थितियों में उगने वाले उनमें कुछ गौण अंतर पाए जाते हैं, यानी कि उसके अंदर कुछ परिवर्तन पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई मान लो किसी की पत्तियों की लंबाई हो जाती है, या फिर उनकी शाखाओं के अंदर परिवर्तन आ जाता है, या फिर उसके तने के अंदर परिवर्तन आ जाता है, या इनके फूलों के अंदर परिवर्तन आ जाता है, या उसके कुछ फलों के अंदर परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, तो पारिस्थितिक परिस्थितियों के में उगने वाले कुछ गौण अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है किस्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किस्म। ठीक है, किस्म यानी कि किस्म जातीय प्रजातियों के बारे में सबसे पहले किसने बताया? लीनियस द्वारा दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा? लीनियस द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? लीनियस के द्वारा। तो किस्म यानी कि इसका जो नामक उपजातीय संवर्ग की पहचान किसने की थी सबसे पहले? इसके मतलब किस्मों की पहचान सबसे पहले किसने की थी? लीनियस ने की थी। ठीक है, तो हम इसके अंदर अपनी परिभाषा लिख सकते हैं, किसी जाति के अंतर्गत पाए जाने वाले किसी जाति के अंतर्गत पाए जाने वाले किसी भी स्तर विभिन्नताओं युक्त पादप समूह क्या कहलाता है? वेराइटी कहलाता है, या वेराइटी या किस्म कहलाता है। ठीक है, किस्म कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो इनकी जातियों का जो क्या कहता है? पहचान। ठीक है, पहचान किसने करी थी? लीनियस ने। ठीक है, लीनियस ने करी थी। इसकी परिभाषा देखना, किसी जाति के अंतर्गत पाए जाने वाले किसी भी स्तर विभिन्नताओं युक्त पादप समूह किस्म कहलाता है। ठीक है, अगला है अपना ये पॉइंट नंबर 5वां। ठीक है, पॉइंट नंबर 5वें के अंदर है अन्य या ओदर्स। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि अन्य के अंदर जैसे कि उपयुक्त वर्गों के अतिरिक्त समय समय पर कई अन्य पदों का भी गठन किया गया है। यानी कि अगर जैसे कि मान लो कि कोई नई जाति आती है, या नई जाति के अतिरिक्त समय पर उनका जैसे कि पुनर्नामकरण होता है, तो ये जो कुछ जातियां हैं अधिकतर वैसे इसका उपयोग, इस शब्द का उपयोग तो किया नहीं जाता, लेकिन अभी भी कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जिनका इसका उपयोग अभी भी करते हैं। ठीक है, उपयुक्त वर्गों के अतिरिक्त समय समय पर कई अन्य पदों का भी संगठन किया गया। ठीक है, तो इनके द्वारा कई अन्य प्रकार के अंतर जातीय वर्गों को अभिव्यक्त किया गया है। इनके द्वारा कई अन्य प्रकार के क्या है? अंतरजातीय वर्गों को अतिरिक्त अंतरजातियों के अतिरिक्त या
अंतर जातियों को अभिव्यक्त किया गया। ठीक है, अंतर जातियों के अतिरिक्त या को अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। ठीक है, इनके द्वारा कई प्रकार के अंतर जातियों को अभिव्यक्त किया गया है। हालांकि वैसे जैसे कि कोई नई जाति आती है या उनके जो ये इनको जो अन्य शब्द यानी कि इनके इसका जो उपयोग करते हैं वो लगभग तो कुछ वैज्ञानिक इसका उपयोग नहीं करते हैं और कुछ वैज्ञानिक इसका उपयोग अभी भी करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल के अंदर हम लिख लेते हैं उपजाति। ठीक है, उपजाति। इसके बाद है रूप भेद। रूप भेद, रूप भेद के बाद में है कृषि जोप जाति। ठीक है, कृषि जोप जाति। ठीक है, और एक लास्ट है क्लाइन। क्या है? क्लाइन। ठीक है, क्लाइन। तो ये इसके उदाहरण है। इसके अन्य के उपयुक्त वर्गों के अतिरिक्त समय समय पर कई अन्य पदों का भी गठन किया गया है। इनके द्वारा कई अन्य प्रकार के अंतर जातियों को अभिव्यक्त किया गया है। एग्जाम्पल है उपजाति, रूपभेद, कृषि जोप जाति और क्लाइन। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण है। अगला हमारा पॉइंट रहेगा या टॉपिक रहेगा वंश संकल्पना। नेक्स्ट है पॉइंट आपका वंश संकल्पना। वंश संकल्पना के अंदर हम देख सकते हैं कि बहुत सी जो जातियां होती है वो कैसी होती है, एक समान लक्षण वाली होती है। ठीक है, तो बहुत सी जातियां जो एक दूसरे के बहुत समान होती है वंश बनाती है। क्या बनाती है? वंश बनाती है। ठीक है, वंश बनाती है यानी कि जैसे कि एक जाति एक मान लो कि मक्के का पौधा है या किसी गुड़हल का पौधा है या किसी अन्य प्लांट का है, तो उनकी जातियां लगभग समान होती है। तो वो एक जो क्या होता है, जिनकी एक जातियां होती है वो क्या हो जाती है, समूह बन जाती है। और समूह बनने के बाद में क्या बनाती है? वंश बनाती है। ठीक है, तो वंश बनाती है। वंश की परिकल्पना मनुष्य के द्वारा उस प्राचीन काल से काल प्रयुक्त हो रही है। यानी कि इसकी जो वंश यानी कि वंश का जो नाम है वो लगभग पूर्व समय में मनुष्य के द्वारा ही इनका उपयोग वंश के नाम से किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इसके अंदर अगर देखा जाए कि वनस्पति विज्ञान के वर्ग की नामकरण के लिए प्रचलित आधुनिक लैटिन नामों का जनक टोर्नफोर्ट है। ठीक है, कौन है? टोर्नफोर्ट। यानी कि इनकी आनुवंश मतलब वंश की जो लैटिन भाषा जो है, यह नामों का जनक जो है वो कौन है? लैटिन नामों का जनक टोर्नफोर्ट है। ठीक है, टोर्नफोर्ट। ठीक है, तो इसके बाद में हम देख सकते हैं कि उसको वंशों में विविध लक्षणों के वर्णन का श्रेय भी दिया जाता है। किसको दिया जाता है? इनके विभिन्न लक्षणों यानी कि पादपों के अंदर जो अलग अलग लक्षण होते हैं उनका जो श्रेय किसको जाता है? टोर्नफोर्ट को। ठीक है, टोर्नफोर्ट को। ठीक है, तो इसके बाद में है देखते हैं कि जैसे कि लीनियस ने 1737 ने टोर्नफोर्ट द्वारा वर्णित वंशों का यथावत स्वीकार कर लिया। यानी कि जो लीनियस है, लीनियस के द्वारा जो इन्हें टोर्नफोर्ट के द्वारा जो लक्षण दिए थे या उनकी जो वंशों के बारे में अध्ययन किया गया था, तो लीनियस ने क्या किया था कि उसको बाइज्जत यानी कि यथावत उसका स्वीकार किया था। ठीक है, किसने किया था? टोर्नफोर्ट के द्वारा दी गई उन नियमों या पद्धतियों का
पद्धतियों को स्वीकार किसने किया था? लीनियस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कुल या कुल की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ फैमिली। कंसेप्ट ऑफ फैमिली के अंदर हम देख सकते हैं कि सामान्यतः दो या अधिक वंश एक दूसरे से कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों में समानता रखते हैं। क्या करते हैं कि इनके जो लक्षण होते हैं, कुल में कुछ पादपों के ऐसे लक्षण होते हैं जो समान होते हैं, एक दूसरे पादपों के जैसे समान होते हैं। तो ये सब मिलकर क्या करते हैं? कुल का निर्माण करते हैं या कुल बनाते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सामान्यतया दो या अधिक वंश जो एक दूसरे से कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों में समानता रखते हैं, तो वह क्या कहलाएंगे? या तो वह वंश का निर्माण करते हैं या वंश बनाते हैं। ठीक है, निर्माण करते हैं या वंश बनाते हैं। ठीक है, यानी कि सामान्यतः दो या अधिक वंश जो एक दूसरे के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों में समानता रखते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? वंश का निर्माण करते हैं या फिर वंश बनाते हैं। ठीक है, तो यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई भी प्लांट है या अगर एक प्लांट, यानी कि एक प्लांट अगर इस स्थान पर है और एक प्लांट कहीं और है, तो मान लीजिए कि रिसर्च के दौरान अगर उस वैज्ञानिकों के द्वारा पता चलता है कि इस प्लांट के लक्षण और यहाँ पर जो उगने वाले हैं प्लांट, उसके लक्षण लगभग इनके जो मुख्य लक्षण जो है वो मिलते जुलते हैं, तो इन दोनों को मिला करके क्या बना देंगे? वंश का निर्माण कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उगने वाले पादप और यहाँ पर उगने वाले कुछ ही दूरी पर उगने वाले पादपों के अंदर कुछ लक्षण, यानी कि महत्वपूर्ण लक्षण, जैसे कि किसी के फल के अंदर परिवर्तन होता है, या इस वाले प्लांट के फल और इस वाले प्लांट के अंदर फल जो होता है उसके कुछ लक्षण जो समान होते हैं, तो इन दोनों लक्षणों यानी कि समान लक्षणों वाले पादपों को क्या करते हैं? इनका जो समूह यह होता है या उसके समूह का या वंश का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गण, संवर्ग व संघ की परिकल्पना। गण, संवर्ग व संघ की परिकल्पना। गण, संवर्ग व संघ की परिकल्पना। ठीक है, गण के अंदर हम देख लेते हैं कि गण के अंदर देख सकते ऐसे सभी कुल जिनमें कई समानताएं या समान विकास या गतिविधियां निश्चित बंधुता में पाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? गण कहते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं हम ऐसे सभी कुल जिनमें कई समानताएं या समान विकास। ठीक है, समानता या समान विकास
समान विकास या गतिविधियां व निश्चित बंधुता, ठीक है, निश्चित बंधुता पाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? वंश कहते हैं, ठीक है, सॉरी गण कहते हैं, ठीक है, गण कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे सभी कुल जिनमें कई समानताएं, समान विकास, गतिविधियां व निश्चित बंधुता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? गण कहते हैं, ठीक है। गण के बाद में है अपना अगर इसके अंदर हम देखते हैं कि संवर्ग कौन कौन से हो सकते हैं इसके बारे में हम लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका संवर्ग, ठीक है, संवर्ग परिकल्पना। इसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे गण जो समान लक्षणों वाले होते हैं तथा ये मिलकर संवर्ग बनाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? उच्च वर्गीय वर्ग कहलाते हैं या कहते हैं, ठीक है। संवर्ग बहुत से ऐसे गण, यानी कि गण का मतलब होता है इंग्लिश में क्लासेस या क्लास, ठीक है। तो बहुत से ऐसे वर्ग जो समान लक्षणों वाले होते हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं? संवर्ग बनाते हैं। इसे उच्च वर्गीय वर्ग कहते हैं या कहलाते हैं, ठीक है। तो अगला है आपका संघ या इंग्लिश में बोले तो फाइलम, ठीक है, संघ या फाइलम। नेक्स्ट है संघ। तो संघ के अंदर हम लिख सकते हैं कि समान लक्षणों वाले संवर्ग मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं या संघ बनाते हैं। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं समान लक्षणों वाले समान लक्षणों वाले संवर्ग मिलकर संघ का निर्माण करते हैं, ठीक है। समान लक्षणों वाले संवर्ग मिलकर संघ का निर्माण करते हैं, ठीक है। समान लक्षणों वाले संवर्ग मिलकर संघ का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आज का आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। तो मिलता है अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।